और जो इक्वलिटी का जो भावना है वो समाप्त हो गया। और जो है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो है 3 तलाक के आधार पर अगर कोई भी तलाक देता है तब उसको जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा महिला को। जैसे हिंदू धर्म में दिया जाता है, हिंदू के अगर तलाक होगा तो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है मुसलमानों के लिए भी जो है कर दिया गया। समझ में? अब मुसलमानों के लिए जो कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया साबानो केस में। अब जजमेंट आने के बाद क्या हुआ, जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे, है ना, अब वो लोग विरोध करने लगे कि ये जो है, ये जो मामला है, ये धार्मिक जो आज़ादी है, चूँकि ये मसला उसमें उठाया गया कि ये जो मामला वो धर्म के आधार पे है। जो 3 तलाक है वो शरीयत और हदीस के आधार पे है, धार्मिक ग्रंथों के आधार पे है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है, ये धार्मिक जो है, जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है। समझ में? तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और जो कट्टर जो मुस्लिम थे ना, जो कट्टरवादी, वो विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और इसका परिणाम क्या हुआ, पूरे जो है देश में विरोध होना स्टार्ट हो गया इसके खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ पूरे देश में विरोध होना स्टार्ट हो गया। विरोध तो विरोध था, विरोध के साथ हिंसात्मक विरोध भी होना स्टार्ट हो गया। हाँ, परिणाम क्या हुआ, जब विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा, हिंसात्मक विरोध होने लगा, तब इस फैसले को सीज करने के लिए जो है राजीव गांधी क्या किए, पार्लियामेंट में बिल लेके आ गए। समझ में? पार्लियामेंट में बिल लेके आ गए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को बिल लाकर सीज कर दिया गया। और जो पहले का जो स्थिति था 3 तलाक में, उसको यथास्थिति बना दिया गया। समझ में? जो ये काम जो पार्लियामेंट में हुआ राजीव गांधी के समय में, यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ कि कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो है मुसलमानों के जो है उनके जो है जो विरोध के चलते जो है कि विरोध ना हो, कांग्रेस से जो है वोट बैंक ना छिटक जाए, इसलिए जो है राजीव गांधी ने जो है उनके जजमेंट को जो है सीज करने के लिए क्या क्या बिल ला के उस फैसले को बंद कर दिया। तो यहाँ पे हो गया मुस्लिम तुष्टीकरण का। समझ में? ये मुस्लिम तुष्टीकरण का हो गया। अब तो यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल जो है क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। अब जो मतलब अब माहौल ऐसा बनाया गया कि भाई ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी हो गई, मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रही है। उसके पहले नहीं लगता था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण का जो बोलते हैं ना छप गया पेज। ये पहला गलती हो गया, है ना, जो लाया गया था। दूसरा फिर गलती क्या हुआ कि इसी बीच में जो है तब राजीव गांधी को लगा होगा कि मान लीजिए कि मेरा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण कारण जो है हिंदू जो वोट है वो छिटक ना जाए, हिंदू लोग नाराज़ हो के ना हो जाए, इसी के लिए जो है बोला गया। तो डिमांड बहुत दिन से चल रहा था, जो है जो अयोध्या में जो राम मंदिर का पार्ट था उसका जो है तालाबंद था वो ये में, तो उसको खोलने का जो है बात चल रहा था। बोला जाता है कि जो है अब यहाँ पे जो है ये दिखाने के लिए या शो करने के लिए जो है कि नाराज़ ना लोग हो, इन्होंने जो है अयोध्या में जो है ताला खुलवा दिया, है ना। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो पार्ट था, बाबरी मस्जिद वाला जो प्रकरण चल रहा था, उसका जो है राम मंदिर का ताला इन्होंने खुलवा कर जो है और उसमें पूजा अर्चना करवाते हैं। कहाँ पे? अयोध्या में। मतलब ये विवाद चल रहा था कि राम मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया है। इन्होंने क्या किया कि वहाँ राम मंदिर का जो है उसने बनाया और पूजा पाठ करवा दिया, है ना, कि जिससे हिंदू जो है नाराज़ ना हो। अब ये जो है बोला जाता है कि ये जो है इनका जो है सबसे जो है बोलते ना कि लाइफ का सबसे बड़ा जो है निर्णय था। और वहाँ से जो है स्टार्ट हो गया राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनाने का जो है आंदोलन, समझ में। तो वहाँ से जो है अब जब खुल गया, पूजा होने लगा, तो फिर होने लगा कि अब राम मंदिर बनेगा। अब राम मंदिर का आंदोलन स्टार्ट हुआ और वही राम मंदिर का आंदोलन जो है बोला जाता है कि जो है लाल कृष्ण अडवाणी जो है रथ यात्रा निकाल लिए आगे चलकर 1992 में, और रथ यात्रा जो है पूरे देश में घुमाए और बोले कि राम मंदिर बनना चाहिए वहीं पे जहाँ पर राम मंदिर था। और उसी का जो है घटना हुआ कि जो है 1992 में जो है बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस हुआ। मतलब बाबरी मस्जिद को तोड़ा उड़ा गया, लोग वहाँ पे रथ लेके पहुँचना था राम मंदिर के पास, वहाँ से हुआ। मतलब वहाँ से जो है
कमंडल की राजनीति स्टार्ट हुआ, मतलब जो है धर्म का राजनीति स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है इधर का जो है बढ़ गया ग्राफ और इधर का ग्राफ कम हो गया। तो दो उसमें दो जो है राजनीति चला, एक कमंडल एक मंडल, है ना। मंडल का राजनीति है, कमंडल मतलब एक आरक्षण का राजनीति और दूसरा जो है कमंडल का राजनीति। दो ध्रुव चला। मंडल का राजनीति किए कौन? बीपी सिंह ने, है ना। बीपी सिंह जो थे वो भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए थे, लेकिन उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, उसका आरक्षण को उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण जो है विवाद हुआ, ठीक है। और उसमें जो है बहुत सारे जो ऐसे पार्टियां थी जो ओबीसी वर्ग का जो है पॉलिटिक्स करते थे, वो लोग जो है ऊपर आ गए। जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, है ना, रामविलास पासवान, इस टाइप का बहुत सारे नेता जो उभर के आ गए। और इधर से ये आ गए। तो ये सब जितने उभर के आए पार्टियाँ, सब किसका वोट बैंक लेके गए? सब कांग्रेस का वोट बैंक लेके चले गए। मालूम चला कि एक एक राज्य से कांग्रेस जो है साफ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यही होता है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। कि संसद को पावरफुल भी नहीं बनने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट भी जो है पावरफुल नहीं बना। दोनों के बीच में क्या है? पृथक्करण, मतलब जो है सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा। देखिए, मूल संरचना, मूल संरचना सिद्धांत विधायिका की मनमानी, विधायिका की मनमानी, मनमानी होता ना, मतलब जो है अपने मनमर्जी से बनाना, मनमानी और सत्तावाद के खिलाफ, और सत्तावाद मतलब सत्ता के लिए, सत्तावाद के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, ये जो है आपका मौलिक सिद्धांत का महत्व है। अब लिखिए मौलिक या मूल संरचना सिद्धांत की आलोचना। मूल संरचना सिद्धांत की आलोचना या आलोचनाएं। मूल संरचना सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत की आलोचनाएं। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए, संविधान की मूल विशेषताओं, संविधान की मूल विशेषताओं की अस्पष्टता, अस्पष्टता, संविधान की मूल विशेषताओं की अस्पष्टता। उसमें लिखिए, मूल संरचना वास्तव में क्या है? मूल संरचना वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है? इसकी कोई व्याख्या
इसकी कोई व्याख्या नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है जिससे सिद्धांत अस्पष्ट हो जाते हैं, जिससे सिद्धांत अस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे इसका व्याख्या निश्चित नहीं है। अब ये व्याख्या करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है पावर, तो सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलेगा मूल संरचना, वो मूल संरचना बन जाएगा, जिसको नहीं बोलेगा तो नहीं बनेगा। मतलब एक तरह से जो है पावरफुल कौन बन के बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ असंगत, के साथ असंगत देखो, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत तभी प्रभावी होती है जब दोनों पक्षों के बीच क्या लिखे, दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना रहे, दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना रहे। जब एक पक्ष के शक्तियों को या कर्तव्यों को दूसरा पक्ष द्वारा अधिग्रहण न कर लिया जाए, अधिग्रहण ना कर लिया जाए। ठीक है, अधिग्रहण ना कर लिया जाए। बुनियादी संरचना के सिद्धांत में, बुनियादी संरचना के सिद्धांत में आलोचक मानते हैं कि न्यायपालिका द्वारा शक्ति के संतुलन के सिद्धांत को अपने पक्ष में कर लिया गया है। शक्ति के संतुलन के सिद्धांत को अपने पक्ष में कर लिया गया है।
ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? सिंपल सा है कि जो हो यहाँ पे क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब शक्तियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के द्वारा जो है कार्य का बंटवारा तो कर दिया गया था। न्यायपालिका क्या काम करेगी, विधायिका क्या काम करेगी और कार्यपालिका क्या काम करेगी, तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन मूल संरचना का सिद्धांत तो संविधान में था नहीं ना। तो इसका मतलब था कि मूल संरचना का सिद्धांत जो है न्यायपालिका को दिया नहीं गया था, लेकिन न्यायपालिका ने संविधान के व्याख्या के दौरान मूल संरचना का सिद्धांत को जो है प्रतिपादित कर दिया। समझ में? संविधान में ये पावर नहीं दिया गया था, लेकिन न्यायपालिका ने जो है संविधान की व्याख्या करने में जो है मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये पावर अपने पास रख लिया। मतलब क्या हुआ, जो पृथक्करण का सिद्धांत था उससे क्या हुआ, यह संगत हो गया, क्योंकि उसमें तो दिया नहीं गया था कि भाई आपको ये पावर भी मिलेगा, लेकिन आपने ये पावर ले लिया। तो ये कुछ लोग मानते हैं कि मूल संरचना का सिद्धांत जो है न्यायपालिका ने क्या किया कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, जो संतुलन का सिद्धांत था, उसको जो है अपने पक्ष में ज़्यादा पावर यूज करने के लिए कर लिया। अब विधायिका का काम था कि जो है वो कानून बनाएगी, लेकिन वो कानून अब अंतिम रूप से कौन बना रहा है, न्यायपालिका बना रही है। मतलब 2 सदन के अलावा एक तीसरा सदन भी बन गया। मतलब न्यायपालिका ने क्या कर लिया, तीसरा सदन जो है सृजित कर लिया। मतलब ये 2 सदन से पास अगर कोई बिल होगा तो तीसरा सदन में भी जाएगा, और वहाँ से पास होगा तभी वो विधि बनेगा। हो गया ना? नहीं समझ में आया कि 2 सदन में बिल पास हो गया, अब इसका समीक्षा होगा कहाँ पर, न्यायपालिका में। तो तीसरा सदन के रूप में यूज करने लगा ना अपने आप को, कि कोई भी बिल बना तो न्यायपालिका पास जा रहा है समीक्षा करने के लिए, भले वो मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो न्यायपालिका उसको वहाँ से पास करेगी तब वो विधि बनेगा, नहीं पास करेगी तो विधि नहीं बनेगा। तो एक तरीके से न्यायपालिका ने क्या किया, तीसरे सदन के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया, है ना? तीसरे सदन के रूप में परिवर्तित कर लिया। कुछ मामले में रहता तो बात अलग होता, ये तो हर मामले में जा सकता है व्याख्या के रूप में। अब कौन मामला जो है मूल संरचना के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, वो न्यायपालिका ही देखेगी। तो एक तरीके से हर मामला तो उसके पास पहुँचेगा, हर केसेस से जाकर हर बिल उसके पास पहुँचेगा। जो भी संविधान संशोधन बिल होगा वो न्यायपालिका में जाएगा ही जाएगा समीक्षा के लिए, नहीं जाएगा, एकदम जाना ही जाना है। और वहाँ से पास होगा तभी वो संविधान में संशोधन होगा। तो एक तरीके से नहीं हो गया कि अभी तक क्या था, जो संसद में जो संविधान में जो दिया गया था कि संविधान में संशोधन 2 सदन 2/3 बहुमत से पास करेंगे तो जो है हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब अभी क्या है कि दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास करेंगे, उसके बाद न्यायपालिका समीक्षा करेगा, तब जाके वो लागू होगा। तो तीसरे सदन के रूप में परिवर्तित कर लिया अपने आप को। मतलब शक्ति का संतुलन क्या हो गया, अपने पक्ष में कर लिया गया ना। तो लोग बोलते हैं कि ये जो है पावर को हड़प लिया गया है। क्या करता है, सीज कर देता है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, नहीं सीज कर देता है, लेकिन फिर प्रोसेस में जाना पड़ेगा ना। अब फिर केस चला गया तो फिर तो न्यायपालिका उसको फिर सीज कर देगा। अब मान लीजिए जब बुनियादी सिद्धांत घोषित कर दिया तो फिर उसको पास करेगा तो फिर तो वो सीज करेगा। नहीं तो अब नहीं कर सकते हैं आप सीज, फिर टकराहट हो जाएगा ना। अब मान लीजिए कि हम बोले कि भाई तुम कुछ बोलोगे उसको हम नहीं मानेंगे, तो बोले कि नहीं मानोगे कैसे, नहीं मानना क्या है, तुमको मानना जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तुम इसको कभी तुम हटा नहीं सकते हो। तो तुम जब बोलोगे कि हम नहीं मानेंगे तो बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन कर रहे हो, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का समीक्षा करना। तो आप सीज भी कर दीजिएगा तो भी सीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको आप ख़त्म ही नहीं कर सकते इस सिद्धांत में। अगर ख़त्म कीजिएगा फिर उसको रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर लड़ते रहिएगा दोनों, वो ख़त्म करेगा फिर रद्द करेगा, वो ख़त्म करेगा फिर रद्द करेगा, ऐसे ना हो जाएगा, फिर टकराहट हो जाएगा। तो लोकतंत्र क्या होगा, धराशायी होने लगेगा। समझ में? तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि जो है गलत इमेज जो है पेश हो, क्योंकि उसको जाना होता चुनाव में।
समझ में? अब जैसे चुनावी बॉन्ड है, टकराहट हो गया ना, सरकार अभी बोल तो रहे हैं सब कोई कि जो है चुनावी बॉन्ड जो है फिर से हम लाएंगे, है ना, बोला जा रहा है फिर से लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो रद्द कर दी। अब माना कि जो है ये जो है जो आर्टिकल 19 है उसके खिलाफ है। लोगों को जानने का अधिकार है, और जानने के अधिकार में उसको पता होना चाहिए कि कौन पार्टी कहाँ पैसा दे रहा है। तो सरकार एक तरफ से तो एक्सपोज हो गई, जो छिपा कर रखना चाह रही थी। अब लोगों के मन में क्या गया कि सरकार जानबूझ के छिपा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ को जो है बोली कि सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बोलती सरकार कहाँ दिखाती, नहीं दिखाती, उसको दे दिया गया था, किसी को नहीं बताएंगे। SBI कितना जो है उसमें जो है टाल मटोल कर रही, जून के बाद बताएंगे तो जुलाई में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट नई धमकी देती कि अगर कल तक नहीं 24 घंटा में दिए तो जो है अवमानना माना जाएगा, अवमानना में फिर जेल में भेज देंगे। तब SBI 24 घंटा फिर कैसे डेटा आ गया उसका? जो वो टाइम टेकन ले रही थी जुलाई तक, तो जून के बाद हम देंगे जुलाई तक, क्योंकि हमको बहुत डेटा जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट 48 घंटा दे दी समय, तो 48 घंटा में आपको देना है, तो 48 घंटा में कैसे काम कर लिया वो? इसका मतलब वो नहीं, तो लोगों के मन में क्या आ रहा है, वो शो नहीं करना चाहता था। अब जब ओपन हो गया तब तो पता चला कि सरकार के पास तो बहुत पैसा है, 8,000 करोड़ रुपया आ गया, 9,000 करोड़ रुपया आ गया। कौन कौन कंपनी से आया, किन किन कंपनी से पैसा आया। अब सरकार जहाँ पे बोलती थी अब बोल नहीं पा रही है। अब विपक्ष के पास मिल गया, अरे ये देखो सरकार जो बोलती है कि हम जो है गाय रक्षा करती है, अभी कंपनी से पैसा ले रही है, और उसमें भी 1,300 करोड़ रुपये, 1,200 करोड़ रुपये। अब जो है इसको इन लोगों को उछलना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप तो बोलते हैं कि भाई हम तो जो है गोरक्षक हैं, गाय की हम रक्षा करते हैं, और मालूम चल रहा है कि जो कंपनियां हैं जो निर्यात करती है बाहर में गाय के मांस का, उससे आप 1,200 करोड़ रुपये चंदा ले रहे हैं। तब अब लोगों को पहले लोगों को नहीं लग रहा, अब लग रहा अरे ये तो मतलब ऐसा भी चंदा ले दिया जा रहा है, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है जो 200 करोड़ रुपया जिसका प्रॉफिट नहीं है, और मालूम चल रहा है वो 1,300 करोड़ रुपया दे रहा है। ये कहाँ से हो गया? उस कंपनी का जो है पिछले साल का जो है टर्नओवर 200 करोड़ रुपया है, और 1,300 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। तो अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया। अभी तक तो क्या था, वो छिपा हुआ था, पब्लिक डोमेन आ गया। तो सरकार की इमेज नहीं खराब होता है, सरकार का इमेज खराब होता है ना, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार की इमेज को खराब कर दिया, तो ये टकराहट होने लगता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसके इमेज को नुकसान हो, समझ में? इसलिए जो है ज़्यादा टकराहट दोनों के बीच में जो पावरफुल जो है ना बैलेंस करके रखा जाता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टकराहट भी हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी के समय टकराहट हुआ, इसलिए जो है इंदिरा गांधी को डिक्टेटरशिप भी बोला गया। वही तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही है, उसके भी फैसले को पलट देती है, समझ में? तो डिक्टेटरशिप के रूप में हो गया। लास्ट लिखो न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक लास्ट पॉइंट है आलोचना में। न्यायिक अतिरेक कुछ आलोचक मानते हैं, इसी में लिखो कुछ आलोचक मानते हैं बुनियादी संरचना के सिद्धांत के कारण न्यायिक अतिरेक के उदाहरण देखने को मिलती है, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
आयोग आयोग लिखे ना, अधिनियम 2014 को रद्द करना। 2014 को रद्द करना। ठीक है। न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 को रद्द करना, मतलब अतिरेक होता है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर करने लगती है, जब दूसरे हर कार्य में जो है टांग अड़ाने लगती है, रद्द करने लगती है, तो उसको न्यायिक अतिरेक के रूप में बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपका मूल संरचना का सिद्धांत जो है कंप्लीट हो गया। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद जो है फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे।